बिल्कुल, तो बिगिन द शो, लेट्स फोकस ऑन थिएटर फर्स्ट। एक ऐसी जाने मानी थिएटर पर्सनैलिटी आज हमारे साथ कार्यक्रम में है जिन्होंने पिछले फिर मुरली की तरह 2 दशकों से थिएटर की दुनिया से जुड़े हैं। आपने तकरीबन 25 प्ले निर्देशित किए हैं और कहीं ज्यादा में लाइट डिजाइनिंग की है। स्वागत कीजिए राज नारायण दीक्षित जी का। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपका जो कल प्ले आपने स्टेज किया है कस्तूरबा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल है और हम गांधी की बात करते हैं हमेशा, कहीं ना कहीं कस्तूरबा को भूल जाते हैं। आप क्या कहता है ये प्ले? ये प्ले कस्तूरबा पर इस दृष्टिकोण से किया है क्योंकि किसी भी आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। राम सीता कहीं भी उठाते हैं, औरत कहीं ना कहीं है। गांधी के, महात्मा गांधी के, मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी तक बनने तक, वो औरत जो 13 साल की उम्र में शादी हो जाती है, उसके बाद वो बराबर स्ट्रगल कर रही है और फिर खुद भी उसी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो किस तरह का स्ट्रगल रहा इस प्ले में, आपने कैसे दिखाया है कस्तूरबा को? 9 अगस्त 1942 को अरेस्ट कर लिया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को बम्बई में अरेस्ट कर लिया जाता है। वहाँ से सुबह 4 बजे अरेस्ट करके आर्थर रोड जेल, फिर वहाँ से आगा खां पैलेस में नजरबंद कर दिया जाता है। कस्तूरबा जी को भी अरेस्ट किया जाता है साथ? कस्तूरबा जी, उनके पीए जो हैं महादेव देसाई, सरोजनी नायडू, डॉक्टर सुशीला नैयर के साथ उनको अरेस्ट कर दिया जाता है, जहाँ पे कुछ ही दिनों के बाद महादेव देसाई की डेथ हो जाती है वहीं नजरबंदी के दौरान आगा खां पैलेस में। उनकी कब्र आज भी वहाँ है, वो जहाँ पे उन्हें जलाया गया, दफनाया गया, तो वो जलाया गया। वहीं पे सुशीला जी जब जेल में आती हैं, सुशीला जी ने जेल डायरी लिखी उस दौरान। उस जेल डायरी को बेस करके ये नाटक तैयार। इस प्ले की प्रेरणा कहाँ से आपको मिली? मैं एक नाटक कर रहा था, इस मोड़ पर आते हैं, और औरत, अधिकतर मेरे नाटक औरत और सामाजिक संदर्भों पे ही रहे हैं। मुंबई बम ब्लास्ट के बाद हमने एक नाटक किया था, तमस और शहर में कर्फ्यू। उसमें एक प्रसंग आता है जहाँ पर एक पात्र बोलता है, हम कैसे लड़ेंगे, क्या चरखे से हमें आज़ादी मिल जाएगी? और बुझी हुई लालटेन लेके वो आदमी मूवमेंट को लीड करता है। तो अहिंसा, और जो आज का दौर है, हिंसा, हर जगह हिंसा ही हिंसा नज़र आती है। तो उस दौर में गांधी ने जब अहिंसा की बात कही, तो उस अहिंसा को उस क्षणों में खोजने पे जब पढ़ना शुरू किया, तो उनके पर्सनल लेटर्स पढ़े। जब पर्सनल लेटर्स पढ़े तो गांधी का एक पक्ष, दूसरा पक्ष खुल के सामने आया कि एक राष्ट्रपिता होने के साथ साथ एक पारिवारिक व्यक्ति जो अपने बच्चे के लिए रोता है, चिट्ठी लिख रहा है कि आज मेरी रात को 2:30 बजे नींद खुल गई, मैं टहलता रहा, सोचा तुझे पत्र लिखूं और मन को मार के मैं लिख रहा हूँ, ये बता जो तूने कर्ज लिया है, क्या उस कर्ज के लिए ब्याज भी देना होगा? धर्म को बीच में रख के जो हो सकेगा वो करूंगा। ऐसा गांधी अपने बेटे को लिख रहे। मोह तो गीता माता के भक्तों को भी नहीं छोड़ता। तो दीक्षित जी, गांधी जी के बारे में तो हमने पढ़ा भी है, उनके अहिंसा के बारे में, शांति के बारे में, लेकिन जब आपने रिसर्च की इस प्ले के दौरान, तो कस्तूरबा जी के बारे में बताइए, उनका स्ट्रगल कैसा रहा? उनका स्ट्रगल, एक औरत जो अपने पति के साथ साधारण सी एक छोटे से परिवार की घर की आस हमेशा रही उसकी। एक डायलॉग भी है नाटक में, मैं रेत के घरौंदे बनाया करती थी, लेकिन मेरा घरौंदा कभी पूरा नहीं बना। कभी कोई हिस्सा ढह जाता तो कभी परिवार नहीं बना। तो आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि वो महात्मा गांधी की वाइफ थी और कहीं ना कहीं उनको बहुत सैक्रिफाइस भी करना पड़ा, स्ट्रगल भी करना पड़ा, और ये जो उन्होंने लाइन जो प्ले में आपने बहुत अच्छे से दर्शाई है कि मैं रेत का घरौंदा बनाती रही पर नहीं बन पाया, तो कहीं ना कहीं वो जो फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीटनेस है जो आई थिंक एक हर पत्नी चाहती है अपने घर में कि उसको संपूर्णता की फीलिंग आए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग थी कस्तूरबा की। बिल्कुल, वो आखिरी तक महसूस करते रहे। शुरू में दक्षिण अफ्रीका में वो अपने फ्रेंड को, कैलेनबाग को, गांधी जी लिखते हैं लेटर कि ऐसी औरत, मतलब कि बुराई, बाद में वो रियलाइज करते हैं कि नहीं, अब ये औरत, मुझे वो सारी चीजें जो मैं कर रहा हूँ, कि ये मैं गुरु मानने लगा हूँ कस्तूरबा को। और कोई मुझसे आज पूछे
कि क्या कहा कस्तूरबा में, मैं मीलों दूर बैठ के बता सकता हूँ कि वो कैसे सोचती, कैसे वर्क करती है, मैं ज़्यादा बेटर जानता हूँ उसे, कस्तूरबा से ज़्यादा मैं उसको जानता हूँ। तो जैसा आप कह रहे हैं कस्तूरबा जर्नी विद द महात्मा, तो जहाँ जहाँ गांधी जी गए, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका या फिर कहीं जेल गए, तब साथ साथ पत्नी भी उनके साथ थी। नहीं, कुछ जगह जहाँ ये नज़रबंदी का जो दौर है उस दौरान, उसके पहले कुछ मोमेंट्स में कई बार वो जेल में रही साथ में। जी। और अभी जो कल प्ले हुआ कस्तूरबा का श्री राम सेंटर में, आइए देखते हैं उसकी एक खास झलक। प्रतिनिधि बन बापू को सालगिरह मुबारक करें, कैसा रहेगा? हाँ भाई, सुशीला को फ्रॉक और टोपी पहनाकर पारसी लड़की बना देते हैं। आप क्रिश्चियन बन जाओ, मनु हिंदू साधु और मैं सिख बन जाती हूँ। मेरे बाल लंबे हैं, मैं पारसी बन जाती हूँ। अब भाई तुम मद्रासी ब्राह्मण। पूरा स्वागत हम करेंगे। कल बापू का जन्मदिन है, हम बस उसी की तैयारियां कर रहे हैं। मैंने तो कपड़े भी निकाल कर रखे हैं मनु। हाँ लो आपकी सबकी पोशाकें। अब आप सबको मिलते हैं सिर्फ 5 मिनट तैयार होने के लिए। हाँ 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 भाई, आप कपड़े ले लीजिए। मैंने अभी कपड़े नहीं लिया ना मुझे लेने, तो अब ले लो, अभी तो दुल्हन अपने घर में ही है। और डॉक्टर साहब, ये आपका एप्रन, और मीरा बहन ये आपकी सलवार और ये कुर्ता, और भाई आपका चले ये आपका कटका, और मैं बन जाती हूँ साधु। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था इस पूरे प्रोसेस से गुजरना, क्योंकि कस्तूरबा की लाइफ को इस नाटक के दौरान ही मैंने इतना जाना, कभी उस पक्ष पे सोचा ही नहीं, क्योंकि जनरली महात्मा गांधी के बारे में ही सब कुछ बातें होती हैं। तो कस्तूरबा की लाइफ इस नाटक की रिहर्सल के दौरान ही जानने को मिली कि क्या उसने भोगा, और सच में महात्मा गांधी की सक्सेस में उसका पूरा बराबर योगदान था। तो ये इस नाटक के दौरान ही मुझे पता चला। जी, इस नाटक के दौरान मुझे लग रहा है गांधी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिली मुझे रिहर्सल के दौरान। उसके अलावा एक ऐसा पात्र जो सबको पता है, महात्मा गांधी एक ऐतिहासिक ऐसा पात्र है जो बहुत प्रसिद्ध और अपने निर्णयों और अपने विचारों को लेकर काफ़ी प्रचलित है। ऐसा पात्र करने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ऐसा पात्र बड़े भाग्य से मुझे लग रहा है। दादी कहती कि नाक के छेद में कड़वे नीम की पतली सीख डाल ले। कुछ दिन डाली भी, लेकिन नाक तो पकौड़ा सी सूझ गई। दादी ने तेल हल्दी के सेक से उसे ठीक किया। छोटी भाभी कहती ये नथ नहीं, गृहस्थी की नकेल है कस्तूरी। गुड्डी गुड़ियों का ब्याह रचाती फिरती। मैं परेशान कि वास्तविक शादी में कितनी झंझटें होती हैं। बाबू, आपको भी उपवास नहीं रखना चाहिए। मैं भविष्य बता सकती हूँ, किसी दिन आपकी मृत्यु उपवास में ही होगी, और अभी आपके बलिदान का समय नहीं आया है। तो तुम रखोगी उपवास? 2 दिन में खाना मांगने लगो। ईश्वर जो चाहेगा वैसा ही होगा। मेरी अंतरात्मा जब तक नहीं कहती तब तक मैं उपवास नहीं। महादेव समाधि तक हुआ, बाबू तो बहुत ज्यादा घंटा ध्यान में बैठ गए, भगवान से मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करते हैं। हम लोग ज़्यादातर गांधी जी के बारे में जानते हैं और कस्तूरबा जी के बारे में मतलब लोगों को कम पता है। तो हमने कस्तूरबा जी के बारे में जानने की कोशिश करी कि गांधी जी जो महात्मा बने उसके पीछे कस्तूरबा जी का क्या त्याग था। ये सब हमने जाना, और जाना कि कस्तूरबा जी की एक त्याग कहेंगे, अपना वैवाहिक जीवन का एक त्याग जो उन्होंने किया, तो उसकी वजह से आज गांधी जी जो हैं महात्मा बने हैं। मतलब और कस्तूरबा जी का बहुत बड़ा त्याग है। एक बिल्कुल जिसको बोलते हैं एक लेजेंड की तरह ही है वो। तो एक कॉमन पर्सन अगर वो करेगा तो उनके मूड, उन्होंने कैसा सोचा होगा, उन्हें कैसा लगा होगा। एक जेल में जाने में भी एक आदमी कैसे खुश हो सकता है, ये सिर्फ कस्तूरबा ही जान सकती होगी। मैं तो बहुत मुश्किल से उसको कोशिश की है जानने की। राजनारायण जी, अभी हमने आपके जो कल के प्ले की क्लिपिंग देखी, आपने जो कैरेक्टर्स चूज किए हैं, जो एक्टर्स चूज किए हैं, मुश्किल होता होगा अगर गांधी के रोल में उनके यंग डेज में लेना है, तो आप कितना मैच करते हैं उनके फिजिकल फीचर्स को? देखिए, सिनेमा और मंच में
कुछ थोड़ा सा अंतर है। मंच में हम किसी पात्र को खड़ा करते हैं तो वो अपनी प्रेजेंस से ही महसूस करा देता है कि उसके लिए हमको इमेज नहीं गढ़नी पड़ती है कि नेचुरल वैसा ही कैरेक्टर लगे, लेकिन अगर बिल्कुल वैसा ही कैरेक्टर मिल जाए तो सो फॉर सो गुड। लेकिन कस्तूरबा के केस में कस्तूर उनका नाम था, तो आपने 2 किरदार दिखाए, एक युवा कस्तूर और फिर आगे बा के किरदार। नहीं, ये डिफरेंट एक्चुअली जिस फॉर्मेट में हमने नाटक किया उसमें कस्तूरबा ही है, ओल्ड कस्तूर। अच्छा जी। तो जो एक औरत के अंदर की युवती जो होती है, तो एक प्रसंग है जहाँ पे वो जवानी में ही बुढ़ापे जैसा ही महसूस करना शुरू करती है, जहाँ बाप और बेटे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं। तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है। एक औरत जो 35 साल की उम्र में गांधी जी ने बहुत पहले ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया, उसमें पत्नी से पूछा भी नहीं और अपना निर्णय एक थोप दिया। वो प्रश्न भी वो उठाती है कि क्या आप दर्जी की तरह निर्णय सिलते हैं और पहना देते हैं, लोगों को तंग आए या ढीला, तो मेरी कोई भूमिका नहीं आपके निर्णय में। एक औरत की जो आइडेंटिटी की हम आज बात करते हैं, कस्तूरबा उस समय वो प्रश्न उठाती हैं। तो मतलब कस्तूरबा ने अब कई ऐसे प्रश्न उठाए हैं अपने अस्तित्व को लेकर, एक औरत के अस्तित्व को लेकर। तो ये आपने किस तरह से दर्शाया? क्या उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता था गांधी और कस्तूरबा के बीच में, या किस तरह से क्या रिजॉल्व होता था? क्या वो समझते थे इस बात को? और जब हमने पढ़ना शुरू किया तो मुझे कई जगह ये लगा कि वो एक पारिवारिक व्यक्ति के, तो एक परिवार की तरीके से वो अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर जो गिफ्ट मिलते हैं, तो उसमें एक प्रसंग है जहाँ पे वो दक्षिण अफ्रीका से वापस आते समय उनको गिफ्ट मिलते हैं गांधी को, उसमें कुछ हार वगैरह हैं, तो वो कहते हैं ये हार आप मुझे दे दीजिए, तो मुझे वापस करने, मैं नहीं लूंगा जिससे लोगों को बुरा लगेगा कि मैं अब सेवा के बदले में पैसे ले रहा हूँ। तो वो कहते हैं ये वापस कर दीजिए। कस्तूरबा प्रोटेस्ट करती है कि तुमने मेरी शादी के बाद सारे जेवर ले लिए, अब ये भी ले लोगे कि मेरे किस काम के आएगा ये। तो वो वहां पे प्रश्न खड़े करती हैं, लेकिन वो जो पत्नी और पति की सहधर्मिणी का जो रूप है वो कहीं नहीं छोड़ती जी, तो उसको भी निभाती हैं। लेकिन ये बहुत सेंसिटिव चीजें हैं और एज अ डायरेक्टर इनको हैंडल करना बहुत चैलेंजिंग रहा होगा। 1990s में आपने जब पहला अपना प्ले किया रणबिंदु, तब से लेकर बीते कल कस्तूरबा का जो प्ले था, एज अ डायरेक्टर कैसे आप अपने आप को परखते हैं राजनारायण दीक्षित जी? एक्चुअली एक आदमी काम करता रहता है, उसके बाद खुद महसूस करने लगता है कि हम कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। और शुरू से ही जिस तरह की सोच थी, जिस तरह के थिएटर से मैं जुड़ा रहा, शुरुआत मैंने की, तो उस तरह का थिएटर मैं रेगुलर करता रहा, तो उसमें एक स्टेप बाय स्टेप महसूस होने लगा कि नहीं इस तरह का थिएटर हमें करना है जी। दंगे होते हैं या कोई चीज होती है तो एक मन व्यथित होता है कि एक एज ए ह्यूमन बीइंग, हम एज ए थिएटर पर्सन हम क्या कर रहे हैं। तो पहला प्ले रणबिंदु क्या कहता था आपका? जो पहला प्ले था रणबिंदु, उसमें परमाणु युद्ध को लेकर एक फैंटेसी थी, तो उस पे था, चैलेंजिंग सब्जेक्ट था कंसिडरिंग इट्स योर फर्स्ट प्ले। 1990-91 मैं संगीत नाटक अकेडमी की डायरेक्टर्स वर्कशॉप करके निकला था और पहला प्ले मैंने रणबिंदु किया। तो आप अगर देखा जाए इनका जो भी वर्क, जो भी आपने काम किया है, आप ज्यादातर सीरियस प्लेज ही करते हैं, सामाजिक जो मुद्दे होते हैं, जो सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइट साइड पर या कॉमेडी या सटायर की तरफ आपका रुझान नहीं है? मेरा जहाँ तक मानना है, थिएटर की जो भूमिका है वो प्रश्न खड़े का हास्य है, लेकिन मेरा उस तरह का टेस्ट नहीं रहा। आपको पसंद सीरियस है? पसंद है, लेकिन कभी मैंने उस तरह का काम करना नहीं चाहा। एक प्ले मैंने किया था मृणाल पांडे जी का, चोर निकल के भागा, तो उसको भी, वो भी कॉमेडी है, सटायर है, उसको मैंने किया है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे चीजें मैंने ऐड कर दी जिसमें संदर्भ जोड़ जाते यूथ को लेकर, वो उसके भी मैंने 8-10 शो किए। तो एक प्ले मैंने किया। जब आप इस सेंसिटिव मुद्दों पर प्ले करते हैं, और आपका एक प्ले आया था इस दर्द की दवा कहाँ, तो क्या सिर्फ सामाजिक दर्द को लोगों के सामने रखते हैं या दवा के रूप में कुछ उत्तर भी देते हैं? प्रश्न खड़े करना ही अपने आप में सबसे बड़ी बात है। लोगों को ये परिवेश, स्थितियां सामने आ जाए जिससे वो उस बारे में सोचे, तो
और निर्णय हम थोप नहीं सकते। थिएटर का काम निर्णय थोपना नहीं है। थिएटर का जहां तक मैं मानता हूं, प्रश्न खड़े करना, ये स्थितियां हैं, उसमें दर्शक को निर्णय करना है कि उसको किस तरफ जाना है। लेकिन एज अ डायरेक्टर आप खुद जब स्क्रिप्ट रिसर्च करते हैं तो आपके मन में एक होता है कि भाई ये जो प्रश्न आ रहे हैं आखिरकार इसका आंसर क्या है? अगर कोई जब हम एक पक्ष पे खड़े होंगे तो उसके सामने विपक्ष जरूर खड़ा होगा। तो ऐसी स्थितियों से बचने की कोशिश करना, जहां तक कस्तूरबा में ही है कि वहां पूरे नाटक में 3 पक्ष खड़े होते हैं। हमने कहीं निर्णय देने की स्थिति नहीं है। जो ओरिजिनल पत्र हैं, जो स्थितियां हैं, जो परिवेश है, और इस पूरे नाटक में स्थितियों, परिवेश और उस समय एक आदमी क्या सोच रहा होगा, उस पे ही हमने नाटक किया है। कस्तूरबा का अपना पक्ष है, महात्मा गांधी के अपने सिद्धांत है, हरिलाल का अपना पक्ष है, बेटे का। मेन जो वो ट्रायंगल है सेकंड हाफ में नाटक वहीं पे जाके जहां एक औरत परिवार को लेके बिखर रहा है परिवार। तो मतलब इसमें कोई सही कोई गलत, किसी की भावनाएं ज्यादा दिखाई, किसी की कम दिखाई है, ऐसा किसी एक पर फोकस नहीं किया। ये ऑडियंस पर डिपेंड करता है वो किस तरह से परसीव करते हैं हर वही है, स्थितियां हैं इसमें, पूरे नाटक में स्थितियां हैं। हरिलाल को परिवेश ऐसा मिलता चला गया, वो अगला सही काम करता। वो जो चिट्ठियों में जो चीजें आ रही, हमने उसी को आधार बनाया और कहीं भी हमने एक शब्द भी चेंज करने की कोशिश नहीं की। जी, और आपने बहुत लाइट डिजाइनिंग करी है, आपका एक बहुत स्पेशलिटी है, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि प्ले में क्या अहमियत होती है लाइट्स की? एक चीज होता है, जहां तक मेरा मानना है, 40% जो प्ले होता है वो स्टेज पे होता है, एक्टर्स करते हैं, मेरा मानना है। जहां तक इसमें पक्ष भी हो सकता है, विपक्ष भी हो सकता है। उसके बाद 40% के करीब डिजाइनर का काम होता है, सेट डिजाइनर है, उसमें कॉस्ट्यूम डिजाइनर है और लाइट डिजाइनर। ये 3 लोगों का 20% आप मान लें, तब जाके मेरा मानना है कि कंप्लीट होता है। और डायरेक्टर का? डायरेक्टर ही गाइड करेगा, अंडर करंट तो डायरेक्टर ही देगा कि उसको क्या चाहिए, वही बताएगा लाइट डिजाइनर को, वही कॉस्ट्यूम को, उसकी के अकॉर्डिंगली ही सारा काम। क्योंकि जैसे कस्तूरबा के प्ले में आप ही डायरेक्टर हैं, लिखा भी आपने है और लाइट भी आपने दी है, तो क्या आसान हो जाता है कि एक ही व्यक्ति रोल निभाए? तो आसान रहता है कम्युनिकेट करना? कम्युनिकेट करना आसान होता है, लेकिन एज ए मैन, एज ए डिजाइनर, एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर, तो जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट बहुत परेशान करते हैं। डायरेक्टर कुछ सोचता है, डिजाइनर कुछ सोचता है, लिखा कुछ है, राइटर जो लिखा है वो चाहते हैं हम एज इट इज हो। तो आपसे जो लड़ाई है इस पर और पूछेंगे, लेकिन क्योंकि आपने कहा 40% दारोमदार एक्टर्स के ऊपर रहता है, तो क्यों ना एक्टर से जाने कि एज अ डायरेक्टर वो आपको कैसे देखते हैं? उनके साथ मेरे नाटकों में और जगह नाटक कर रहा था, वहाँ लाइट डिज़ाइन, बेसिकली लाइट डिज़ाइन करते हुए उनको मैंने देखा वहाँ पे। तो व्यवहारिक रूप से मुझे अच्छा लगा, यहाँ जुड़ा इस नाटक के दौरान, तो अच्छा लगा काम करके कि एक यंग डायरेक्टर के साथ काम किया। उनकी अपनी सोच है, जैसे हर डायरेक्टर की अपनी सोच होती है। काफ़ी नाटक को लेकर जैसे एक थिएटर के प्रति एक रुझान जैसे देखा मैंने कि नाटक जैसे भी हो करना है, और वो चीज़ देखा उनके अंदर, काफ़ी जोश जुनून दिखा उनके इस नाटक के दौरान कि वो करना चाहते हैं, भले ही घर से करना पड़े या जैसे भी हो, मतलब करना है। बहुत ही डिलाइटफुल और बहुत ही एक अच्छा एटमॉस्फेयर था, बहुत फ्रेंडली तरह से समझाया गया, कोई खिटपिट कुछ नहीं, बहुत ही अच्छा मोटिव, एक अच्छे मोटिव और एक गोल को अचीव करने के लिए जो प्रोसेस उन्होंने सेट करा था वो बहुत ही अच्छा था। बहुत काम, कंपोज और अच्छे लाइट हार्टेड वे से सारा काम हुआ। क्लियर हैं अपने निर्देश की, उसमें ये काफ़ी क्लियर हैं। इन्होंने जो सोचा है उस तरीके से इन्होंने नाटक डिजाइन करने की कोशिश की है, और थोड़ा बहुत तो कम ज़्यादा लगा ही रहता है। दूसरे इनके साथ मैं पहली बार एज एन एक्टर मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, इनके डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ। राजनारायण दीक्षित जी ने इस नाटक को जिया इन द सेंस कि उन्होंने इसको लिखा है, इस पे जो भी रिसर्च की है। सो इस नाटक के मार्फत हमें उनके भी विचार पता चलते रहे। अब जैसे जैसे अलग अलग निर्देशकों के साथ हम काम करते हैं, अभी पिछले दिन हमने टॉम सॉयर किया तो वो एक अमेरिकन बैकग्राउंड पे था, अभी हमने ये हिंदुस्तान के इतने बड़े लीडर पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं राजनारायण जी को इस तरह से जान पाई कि इन्होंने कितना मतलब ये जो आज हम गांधी और गांधी की वाइफ कस्तूरबा को हम जान रहे हैं, ये हम मार्फत
राजनारायण दीक्षित जी के थ्रू ही हम जान रहे हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि हम इतने डीप में कभी सोच सकते थे। और एक छोटी छोटी बारीकियों को जो उन्होंने लिखा है स्क्रिप्ट के माध्यम से, ये तो जिसे कहना चाहिए बहुत ही बड़ा एफर्ट है। इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा इस संदर्भ में कि बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान हैं, बहुत ही अपने काम के लिए कमिटेड हैं और काम करने का जज्बा बहुत जो ओत-प्रोत है सब तरफ, तो काफ़ी अच्छा लगा काम करके। निर्देशन तो जो आदमी रिसर्च कर रहा है तो वो पूर्ण रूप से उस पूरी कहानी में डूब चुका है, उस सत्य में डूब चुका है, मैं तो ये कहूँगा। तो जो सत्य में डूब चुका है तो वो आदमी खुद इतना ऑथेंटिक हो चुका है, तो निर्देशन में उन्होंने वही चीज़ें डालने की कोशिश करी कि वैसा ही मतलब मन स्थिति वही रहे जो उन्होंने पढ़ा या जो उन्होंने रिसर्च करके निकाला है सब कलाकारों की। तो ये उनकी कोशिश बहुत अच्छी है। राजनारायण जी, आप केवल प्ले राइट ही नहीं थे, आपने लाइट डिज़ाइन करी, आपने डायरेक्ट किया, आपने इतनी रिसर्च करी, बहुत मेहनत लगी होगी। कितना मुश्किल होता है या कितना आसान होता है अपने आप को डिटैच करना जब आप एक प्ले में काम कर रहे होते हैं और फिर जब आप घर जाते हैं, तो क्या आप तब भी उसी इन्वायरमेंट में होते हैं, उसी माइंडसेट में होते हैं, आप डिटैच कर पाते हैं? सफर करता है फैमिली लाइफ, जिस तरह से हम परिवार में समय देना है उस तरह का समय हम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि कई चीज़ें करनी होती हैं। तो जो बच्चे को और वाइफ को जिस तरह का समय देना चाहिए उतना समय हम नहीं दे पाते। लेकिन फिर जैसे कॉम्प्लीमेंट्स यहाँ पर मिले कई, तो ये सुनवा देते हैं घर पे कि देखो मैं समय नहीं दे पाया लेकिन मुझे शाबाशी मिली काम के लिए। और उनसे कितना उनका फीडबैक लेते हैं, कितना उनको इन्वॉल्व करते हैं, बिकॉज घर से भी हमें कुछ कई बार इनपुट्स अच्छे मिलते हैं या घर वाले हमें एक सही, आई थिंक द शोज द राइट मिरर यू नो समटाइम्स। तो उस चीज की क्या घर से कुछ आपको मिलते हैं? हाँ, मेरी वाइफ मुझे बहुत कोऑपरेट करती है, एक बच्चा है वो बहुत कोऑपरेट करते हैं, उनकी मोटिवेशन मिलती रहती है। कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं तो मुस्कुराहट तो आती है दीक्षित जी, लेकिन अगर आलोचना हो जाए, क्रिटिसिज्म हो जाए, और क्या आपके प्लेस में कभी ऐसा हुआ कि क्रिटिसिज्म भी हुआ? हाँ, हुआ है। क्या कहते थे? एक प्ले मैंने किया था होली जी, वो क्रिटिक्स वो है ना, समीक्षा और आलोचना समालोचना कई चीजें हो जाती हैं। तो 4 कॉलम की हेडिंग थी दैनिक जागरण में, ये गालियों की बौछार में धुल गया नाटक का प्रभाव। तो एक्चुअली समीक्षक को ये सोचना चाहिए कि एक हॉस्टल के लड़के किस लैंग्वेज में बात करेंगे, तो वो जो लेकिन आज हमने भी जब कभी थिएटर देखा, हम देख रहे हैं कि थिएटर में कई बार भले जरूरी हो लेकिन फिर भी अगर कोई गाली या कोई अपशब्द आ जाता है, क्या ये जायज है अगर स्क्रिप्ट डिमांड भी करे तो? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं इस जगह डॉक्टर राही मासूम रजा का अगर आप आधा गांव पढ़ेंगे तो मैं उसी को फॉलो करता हूँ कि जो मेरा कैरेक्टर बोलना चाहता है, अगर वो जो उसकी मना स्थिति, उस मना स्थिति में वो जो बोलेगा वो डैश 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 में वो पात्र दूसरा आदमी ना भरे। लेकिन फिल्म में जैसे सेंसर बोर्ड है और कैंची चल जाती है, क्या थिएटर में भी कोई सेंसर बोर्ड होता है? नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। कम से कम आप अपनी बात तो कह पा रहे हैं, इस स्पष्टता से आप कह तो रहे हैं, जो आपने सोचा है उसको आप सामने लेकिन उसमें भी एक दायरा होता है और होना चाहिए। क्योंकि अभी नहीं, कई सालों पहले जब विजय तेंदुलकर अपने प्लेज लिखते थे तो उनका बड़ा एक कंट्रोवर्शियल प्ले था सखाराम बाइंडर, जिसपे उन्होंने काफी अब्यूजिव वर्ड्स और काफी ऐसी समाज की चीजों पर उस समय दर्शाया गया था, काफी प्रॉब्लम्स हुई थी उस समय सेंसर की। तो अब शायद जो ये क्रिएटिव फ्रीडम और क्रिएटिव एक्सेप्टेंस की बात बढ़ गई है। सो डू यू समवेयर फील लकी कि आप इस समय पर प्लेस बनाते हैं जिसमें इतनी कंट्रोवर्सी या इतना पिन पॉइंट नहीं किया जाता? हाँ, कुछ हद तक तो है, क्योंकि जैसे अब इस नाटक को ही देख लीजिए, कस्तूरबा को, और मुझे ये भी, मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मुझे भी डर लगता था कि बापू पे मैं कुछ कर रहा हूँ कि कहीं कुछ गलत मेरे मुंह से ना निकल जाए, इसलिए ऑथेंटिक लेटर्स, कई चीजें होती हैं कि आदमी को सोचना पड़ता है। अब हमारे सामने चीजें हैं, थोड़ी लिबर्टी है हमारे सामने। और उसकी किसी भी प्ले की रिसर्च बहुत पहले शुरू हो जाती है, तो क्यों नहीं आप बताते कि अब आप किस चीजों पर रिसर्च कर रहे हैं, आने वाले समय में कौन से प्लेस उम्मीद करें आपसे?
मंटो पे काम करने का बहुत सालों से मन था और मंटो पे ही कर रहे हैं। अब देखिए 1-1.5 साल में क्या होता है। एक्चुअली मंटो पे इस तरीके से करने का शहादत हसन मंटो ने जिस तरीके से वो कैरेक्टर के तौर पे जिस एटमॉस्फेयर में जी रहे हैं उसको वो कैसा महसूस करते हैं, और उनके पात्र उनकी कहानियों के पात्र उनके आसपास से ही आ रहे हैं, तो उसको लेके कुछ और कुछ टेलीविजन फिल्मों के लिए भी कुछ ना, थिएटर के अलावा यही शुरुआत इसी में की है और थिएटर के अलावा मैं कहीं बाहर भटकना नहीं चाहता। चलिए राजनारायण दीक्षित जी, आपको थिएटर के आने वाले प्लेस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज इवनिंग लाइव शो में आके हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और बहुत ही अच्छी चीज शुरू हो रही है एंड स्टूडेंट्स मस्ट बी रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. यस, वी आर टॉकिंग अबाउट Delhi University. Delhi University reopens tomorrow and a lot of new students are going to join the college and I think they're all really looking forward to Absolutely. it. एक ट्रेडिशन रहा है कि 16 जुलाई को अमूमन शुरू होता है सत्र, लेकिन इस बार वो ट्रेडिशन टूट गया है. 21 जुलाई से शुरू हो रहा है क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम आ गए हैं कई कोर्सेज में. तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉरवर्ड नॉट टू गो टू कॉलेज क्योंकि पढ़ाई नहीं होती, ऐसा नहीं है, शुरू से पढ़ाई होती है. रैगिंग नहीं होगी उसके डर के कारण ना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव आया है और मौसम इतना सुहाना है that you should not miss out because first day in college is real special. Yes, it's always going to be very very memorable and I feel that the first day is also important because you get to meet your teachers and बहुत orientation होता है, you get oriented to the place. So all the best and have a great academic year. That's all in today's edition of Evening Live Show. Until we see you again from all of us out here. Goodbye. Bye.